जमींदारी, इस बात का। सर आपने जमींदारी तो मैंने कर लिया, मतलब जमींदारी सिस्टम हम लोग कर रहे थे। परमानेंट सेटलमेंट जो हम लोग मैं वहां आ रहा था, और उसमें मैंने आपको ये बता दिया था शायद कि 1772 में, नहीं 1765 से लेके, और जो ईयरली सिस्टम था उसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेंज करके 5 साल के लिए निर्धारित कर दिया था, इजारेदारी सिस्टम में या फार्मिंग सिस्टम में। ये कुछ हुआ था ना शायद। सर हमने इजारेदारी सिस्टम लिखा था, क्या होता है क्लाइव, जो क्लाइव ने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये कर लिया था कि 5 साल के लिए। उसका लास्ट वाला पॉइंट बता दीजिए इजारेदारी का। So Clive provided the revenue collecting rights to the person who was bidding the highest in the auction to the Britishers. This auction system was annually done, and this was known as Izaredari system. ठीक है, अब इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने बढ़ा के 5 साल के लिए कर दिया, क्योंकि हर साल बोली लगानी पड़ती थी, हर साल उस तरीके का सिस्टम था, तो इसमें समय की भी खपत होती थी और लाभ कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर 5 साल के लिए किया, है ना। इवन रेवेन्यू भी ज्यादा, मतलब उसमें खर्चा हो जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, कि भाई ऑक्शनिंग करना है, सब लोगों को इकट्ठा करना है। तो वॉरेन हेस्टिंग जब 1772 में आए और उन्हें बंगाल में उन्होंने द्वैध शासन को समाप्त किया, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जो हम पहले कर चुके हैं, उसको समाप्त करके उन्होंने इस सिस्टम को 5 साल के लिए आगे बढ़ाया। यानी अब ऑक्शनिंग 5 इयर्स बाद होती थी। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से लेके और 1793 तक यही सिस्टम चलता रहा। 1793 में जब कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने इसे चेंज करके परमानेंट कर दिया, इसीलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो फिलहाल ये पॉइंट लिखिए आप नेक्स्ट में। 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स एंडेड, Warren Hastings ended the dual form of government, the dual form of government in 1772, in 1772 in Bengal। इसी के साथ उन्होंने इसी के साथ उन्होंने 5 साला 5 साला इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। 5 साला इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। एंड ही स्टार्टेड एंड ही स्टार्टेड 5 ईयरली, 5 ईयरली या 5th ईयरली होगा शायद, 5th ईयरली इजारेदारी सिस्टम। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 5 साल के लिए 5 साल के लिए सर्वोच्च बोली लगाने वाले को, सर्वोच्च बोली लगाने वाले को लगान वसूलने के अधिकार दिए गए। लगान वसूलने के अधिकार दिए गए। अंडर इट द राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू,
under it the rights to collect revenue was given to a person was given to a person who hold maximum bid who hold maximum bid for the next 5 years for the next 5 years। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो ये चलता रहा, इजारा चलता रहा 1793 तक। कॉर्नवालिस आए, 86 में आ गए थे शायद, जहां तक मुझे याद है। 86 में उन्होंने इस चीज को देखा। समस्या ये थी इसमें, इजारेदारी सिस्टम में, कि कंपनी का फाइनेंस स्टेबल नहीं था। जैसे कुछ तो स्टेबल हुआ, 5 साल तक रिवेन्यू आना ही है, निश्चित आना है। लेकिन मान लो कभी सूखा पड़ गया, कभी अकाल आ गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई, मौसमी मार, तो फिर लगान वसूली कम होने लगती थी। इससे कंपनी अपना बजट नहीं तय कर पाती थी, कंपनी को अपना बजट रिड्यूस करना करना होता था। कंपनी ये चाहती थी कि किसी भी हालत में उनका रेवेन्यू कम ना हो, क्योंकि उन्हें एक बड़ी सेना रखनी पड़ रही थी। सेना का मिलिट्री का खर्चा था, वो अपनी जेब से नहीं पे करते थे, उसके लिए इसी रेवेन्यू से वो पे करते थे। इसलिए कॉर्नवालिस ने इसे परमानेंट करने की बात कही। उन्होंने कहा इसे खत्म करो, परमानेंट कर दो, निश्चित लगान आता रहेगा, फाइनेंस स्टेबल हो जाएंगे कंपनी के। एक तो उनका ऑब्जेक्टिव था ये। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि 5 साल बाद फिर से ऑक्शनिंग, फिर से एडमिनिस्ट्रेशन की समस्या, क्योंकि कंपनी के लोगों को रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था जमींदारों से, जिन्होंने ऑक्शनिंग की उनसे लेना पड़ता था। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी थी, प्रशासन के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा था कंपनी को। कंपनी चाहती नहीं थी कोई खर्चा करना, दूसरी बात। और तीसरी चीज उसमें यह थी कि कंपनी भारत में इस समय, देखो, अंग्रेज विदेशी ही माने जाते रहे, वो भारतीयों से कभी जुड़ ही नहीं पाए। अब अगर उन्हें शासन करना है तो भारतीयों से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन भारतीयों को वो हीन दृष्टि से देखते थे। तो वो ये चाहते थे कि एक ऐसा वर्ग बन जाए भारतीय समाज में जो अंग्रेजों का पिछलग्गू हो, फॉलोअर हो। ऐसा वर्ग तभी बनेगा जब आप उन्हें सपोर्ट करोगे। यही सेम नीति हमारे प्रधानमंत्री जी की है इस समय। उन्होंने भी एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ऐसा वर्ग बना लिया है जो कि उनका फॉलोअर है, डाई हार्ड फॉलोअर है, और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो। अंततः वो उनका हर बात में उनका सहयोग करते हैं। ऐसे ही अंग्रेजों ने भी जमींदारों का एक वर्ग बनाना था उन्हें भी, और ये बन भी गया। लैंड होल्डर सोसाइटी जब बनी, आगे मैं बताऊंगा आपको, वो अंग्रेजों की हमेशा फेवर में बनी रही। जमींदार वर्ग हमेशा अंग्रेजों के फेवर में खड़ा रहा। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने का प्रयास भी किया। हालांकि बाद में परिस्थिति चेंज हुई, लेकिन शुरुआत में यही माहौल था। तो उन्हें एक पॉलिटिकल एलाई भी चाहिए था, जो कि जमींदारों के रूप में वो देख रहे थे। इसलिए उन्होंने इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। ये 3 ऑब्जेक्टिव थे इसके पीछे। एक, स्टेबल फाइनेंस। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हजार्डनेस थी उसे दूर करना। और तीसरा, पॉलिटिकल अलाइज को बनाना इंडिया में। क्या मैं आपको समझा पाया ये बात? क्लियर है दोनों तीनों चीजें? Yes, sir.
तो लिखो फिर इसे, अगले पॉइंट से लिखना। 1792 ईस्वी में, बल्कि 92 नहीं 93 होगा, 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने इजारेदारी व्यवस्था को समाप्त करके, इजारेदारी व्यवस्था को समाप्त करके स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। कॉर्नवालिस एंडेड कॉर्नवालिस एंडेड इजारेदारी सिस्टम इन 1793, इजारेदारी सिस्टम इन 1793 and started परमानेंट सेटलमेंट। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी है हिंदी में, इस्तमरारी भी कहते हैं इसे, इस्तमरारी। तो अगर हिंदी में इस्तमरारी या अंग्रेजी में इस्तमरारी देखने को मिल जाए तो घबराना मत, परमानेंट सेटलमेंट ही है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इसके आगे आगे इस्तमरारी, ISTAMRARI, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। अब ये कहां लागू हुआ? तो बंगाल बिहार उड़ीसा में ही अभी ये लागू किया गया था, क्योंकि बंगाल के ही गवर्नर जनरल थे, सबसे पहले वहीं लागू किया। तो अगले पॉइंट में लिखना, यह व्यवस्था यह व्यवस्था बंगाल बिहार एवं उड़ीसा में लागू की गई, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा में लागू की गई। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है ना। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, इसमें कुछ कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो, एक तो इसमें ये था, इसको इसको जो शुरू किया इस सिस्टम को, मतलब इसके बारे में स्टडी की गई, स्टडी करके सजेस्ट किया गया, लागू इसे किया कॉर्नवालिस ने, लेकिन इसे बनाने का काम था सर जॉन शोर का। सर जॉन शोर उस समय रेवेन्यू बोर्ड के चीफ थे, यानी जो रेवेन्यू का काम देखता था ऑफिसर, वो सर जॉन शोर थे। तो सर जॉन शोर ने ही इसे कॉन्फ़िगराइज किया, लेकिन लागू करने का काम इसे कॉर्नवालिस का था। तो आप कंटिन्यूएशन में लिखना, सर जॉन शोर सर जॉन शोर who was the president of who was the president of board of revenue board of revenue at that time had planned it had planned it। ये पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना। सर जॉन शोर सर जॉन शोर जो कि इस समय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो कि इस समय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे, ने स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी ने स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी, ठीक है। अब इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे? तो एक तो ये था कि
या जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, कॉर्नवालिस ने जमीन उन्हीं के नाम कर दी, उन्हीं को लैंड का प्रोप्राइटर डिक्लेयर कर दिया। ये सबसे बड़ी भूल थी। लैंड ऑनर मान लिया गया उन्हीं लोगों को जो लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जबकि वो ऑनर नहीं थे, ऑनर किसान थे। लेकिन इंग्लैंड में जो सिस्टम था वहां यही था कि वहां जो खेतों में काम करने वाले लोग थे या किसान थे, उनको कृषिदास कहा जाता था, सर्फ कहा जाता था। और जो जमींदार थे, जमीन उनकी होती थी, उन्हें नाइट्स कहते थे। राजा को लगान देने का काम नाइट्स करते थे। इन्हें लगा इंडिया में भी यही सिस्टम है, यहां जो जमींदार हैं इन्होंने इन्होंने नाइट समझने की भूल कर दी उन्हें। तो एक तो इसमें यह किया गया कि लैंड जो थी वो लैंड लॉर्ड्स की मानी गई, और रेवेन्यू उन्हीं से वसूले जाने की बात हुई कि जमीन जिसकी रेवेन्यू वही देगा। इसमें रेवेन्यू निर्धारित किया गया 50% कुल उत्पादन का। मतलब ये देखा गया कि इस समय टोटल औसत कितना है 10 सालों का, 10 सालों का औसत निकाल लिया गया और उसका 50% लगान के रूप में निर्धारित कर दिया गया, वो भी कैश में। कैश लेना है, नगद में, अन्न वगैरह में नहीं। इसलिए अब कैश की मांग बहुत बढ़ गई। ये पहली बार था जब भारत में कैश जो था या नगद मुद्रा जो थी उसकी मांग बहुत बढ़ी। अब से पहले नगद नहीं लिया जाता था, अब से पहले ये किसान के ऊपर निर्भर था, चाहे वो अन्न में उसे अदा कर दे या कैश में दे दे। तो किसान चूंकि अन्न में भी दे सकता था, उसे ग्रेन्स में भी दे सकता था, तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि उसको मुद्रा मिले या ना मिले। लेकिन अब चूंकि कैश में देना था तो किसान को अपने अन्न को बेचना ही पड़ता। और इससे ये असर हुआ इसका खराब कि जब सीजन आता था, फसल का जब सीजन आया, राइप हो गई, उस समय फसल के दाम गिर जाते थे। क्यों? क्योंकि सभी किसान अपनी फसल बेच के और रेवेन्यू देना पड़ता था उनको। अब सभी बेच रहे हैं तो फिर दाम गिर ही जाएंगे। इसलिए एक तो रेवेन्यू ज्यादा, ऊपर से दाम कम होने लगे। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कैश में निर्धारित किया जाने लगा, जबकि पहले कैश में नहीं था, मर्जी थी किसान किसान की। तो एक कमी इसकी ये थी कि कैश में लिया गया रेवेन्यू, 50% निर्धारित किया गया, जमींदारों को प्रॉपराइटर्स मान लिया गया। ये रखा गया कि जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसका 10/11 भाग अंग्रेजों को दिया जाएगा। मान लीजिए 100 रुपए हैं, 100 रुपए रेवेन्यू निर्धारित हुआ प्रत्येक वर्ष का, एक गांव का। तो जमींदार 100 रुपए का 10/11 भाग, है ना, वो अंग्रेजों को देगा और 1/11 खुद रखेगा। मतलब 99 रुपए, 89 तो अंग्रेजों को दिए जाएंगे और 11 रुपए वो रखेगा खुद। ये 11 रुपए उसके मेहनताने के थे कि भाई ठीक है, आपने लगान वसूल किया, ये आपका मेहनताना है। लेकिन ये क्लॉज भी छोड़ दी गई कि जमींदार जितना चाहे किसानों से वसूल कर सकता है। लगान अगर किसी गांव का 100 रुपए है तो जमींदार 120 रुपए वसूल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजों को लेकिन 100 ही देना है, मतलब अंग्रेजों को 100 के हिसाब से ही देना है। वही 89 देना है उन्हें, 1/11 अपने पास रखना है, भले ही वो 120 वसूल ले। इसलिए चूंकि अपर कैप नहीं रखी गई जमींदारों के ऊपर, तो जमींदारों ने किसानों का खूब शोषण किया। कंपनी की आय में तो वृद्धि नहीं हुई, कंपनी तो को तो उतना ही मिलना था, 89 रुपीज ही 100 में से।
लेकिन जमींदारों की आय में वृद्धि हो गई। कंपनी ने यह सोच के किया ये कि अगर जमींदारों की आय बढ़ेगी तो वो लोग किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे, कुछ निवेश भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे उसमें, तो आय बढ़ जाएगी खेती की, अंग्रेजों का मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जब जमींदारों की आय बढ़ गई तो उन्होंने गांव में ही रहना छोड़ दिया, वो जाके शहर में रहने लगे। डाक बंगला इसी समय कॉन्सेप्ट आई। ये कुछ इसकी बेसिक बेसिक कमियां थी, आती रहेंगी, मैं आपको लिखवाता रहूंगा, फिलहाल आप इसमें लिख लीजिए। ये तो यहां तक बात समझ में आई जो मैंने आपको समझाया? यहां तक क्लियर है कुछ? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही सर है। एक बात पूछनी थी। चलिए ठीक। सर, हाँ जी। हेलो सर। सर हाँ जैसे जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। जो जमींदार थे उनको दे दिए थे राइट्स तो उन्होंने अंग्रेजों ने, तो उनसे कर हम्म। वसूलना चाहिए था, तो किसानों से क्यों वसूल रहे थे? किसान वसूलते थे ना, जमींदार किससे वसूल के देगा अंग्रेजों को? भाई अंग्रेज, जमींदार पर ने तो सर पहले दे ओनर तो, दिया। हाँ जी। जमींदार ने तो पहले दे दिया, है ना, अंग्रेजों को कि भाई 100 रुपए हैं, लो ये आपके 100 रुपए। अब फसल होने के बाद वो किसानों से वसूलेगा। क्यों? क्योंकि खेती में दो लोग हो गए, अब एक हो गया प्रोपराइटर, एक हो गया खेती में काम करने वाले लोग जिन्हें टीनेंट कहते हैं, है ना। टीनेंट माने काश्तकार। हिंदी में एक वर्ड वर्ड ये यूज किया गया। काश्तकार का मतलब ये है, काश्तकार का मतलब ये नहीं है कि जो उसमें जिसके नाम जमीन है। काश्तकार का मतलब है जो उसमें खेती करता है। इसीलिए तो टीनेंट रिफॉर्म्स एक्ट आया है। आपने पढ़ा होगा ये तो, जमींदारी एबॉलिशन में यूपीजेडए में, कि दो लोग होते हैं, एक प्रोपराइटर होता है, एक टीनेंट होता है, एक भूमिधारी होता है। एक भूमिधारी होता है और एक काश्तकार होता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा आपने? अरे पढ़ा होगा, आप तो सर वकील हो। अभी नहीं पढ़ा ये वाला, सर अभी तभी नहीं नहीं पढ़ा आया। है, बट पढ़ेंगे। अच्छा, आप में से किसी ने पढ़ा है ये? यूपीजेडए में है ये? यस सर, अरे है ये सब, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। हाँ, तो उसमें यही रख माना गया था कि बाद में सुधार जब हुआ, यूपीजेडए मतलब जेडए जब आए, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जब आए, तो उसमें उन्होंने यही सुधार किया। उन्होंने क्या किया कि इस भूमि उसकी मान ली गई जो उस पे खेती करता है, उसकी नहीं जिसके नाम है वो जमीन। तभी तो वो सीलिंग व्हीलिंग, लैंड होल्डिंग्स और सीलिंग ये सब आई उसमें। और जिनके जो उसमें खेती कर रहे थे उनके नाम जमीन कर दी गई, पट्टे दे दिए गए उन्हें। आजादी के बाद यही किया गया। अंग्रेजों ने इसका उल्टा किया था। जो उसमें खेती करते थे, जमीन उनकी ना मान के जमीन उनकी मान ली जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, रिवेन्यू कलेक्टर होते थे या जमींदार होते थे। ये उल्टा था, है ना। तो काश्तकार की कॉन्सेप्ट अभी आती है, टीनेंट्स। टीनेंट्स माने वो जो जमींदार के खेतों में काम करते थे। तो जमींदार ने उन्हें जमीनें दी हुई थी बांट के, जितना कोई काम करता था उस हिसाब से जमींदार उससे लगान वसूल करता था, ज्यादा से ज्यादा वसूल करता था, और बाकी अपने पास रख के जितना निर्धारित है अंग्रेजों को दे देता था। इससे जमींदार वर्ग जो है वो मजबूत हो गया है ना। और अगर आप पुरानी मूवी देखो, 60s और 70s के टाइम की, 80s के टाइम तक भी, तो उसमें यही चीज है। जो जमींदार है उसी का शोषण दिखाया जाता है, कि वो शोषित व्यक्ति है, वो किसानों का शोषण करता है, खून चूसता है, यही कॉन्सेप्ट दिखाई गई थी। ठीक है ना, चलिए खैर। सर भूमिधर का क्या कॉन्सेप्ट है? भूमिधारी माने जिसके नाम जमीन है, और काश्तकार माने जो उसमें खेती करता है। इसीलिए लैंड रेवेन्यू एक्ट में, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें एक धारा है, 229 बी है शायद वो, 229 बी है या, हाँ, 229 बी है शायद वो।
आप में, अरे वकील हैं आप तो, आप में से कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेरी मदद करो ना थोड़ी सी, मुझे फिर भी याद है। मैंने लॉ नहीं पढ़ा, ये मैंने उसमें पढ़ा है, जब हमारे यहाँ यूपीएससी में पेपर 3 में आता है ये लैंड रेवेन्यू वगैरह, तो उसमें है ये एक दो चीजें। तो एक उसमें सेक्शन है वो 229B, उसमें ये पावर है कि काश्तकार कोई व्यक्ति अगर खेती करता है, मान लीजिए आपने लगान पे किसी को खेती करने के लिए जमीन दी हुई है, और अगर वो लंबे समय से उस पर खेती कर रहा है, एक निर्धारित समय से ज्यादा हो गया है, शायद उसमें 5 साल है या 10 साल है, तो फिर आप बेदखली नहीं कर सकते उसकी जमीन से। जमीन उसके नाम हो सकती है 229B के तहत, वो अपना कब्जा दाखिल कर सकता है उस पे। यही पॉइंट था टीनेंट्स का। आजादी के बाद ये हुआ कि जो लोग जिस जमीन पर खेती करते थे, काश्तकार थे, भले ही वो जमीन उनके नाम नहीं थी, किसी और के नाम थी, और एक लेवल से ज्यादा उस व्यक्ति के नाम जमीन थी, तो फिर वो जमीन उन लोगों को दे दी गई जो उस पर खेती करते थे, जिनके नाम से खेती होती थी वहां पर। इसी को टीनेंट एक्ट भी कहा गया। लैंड रेवेन्यू में है भी शायद ये, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये यहीं से संबंधित है। ठीक है ना? अरे बता दो, मैं सही तो बता रहा हूं। यस सर। अरे सर आपने फिर पढ़ा ही नहीं तो टेन्योर, आपको कैसे पता? सर टेन्योर होल्डर कौन होते हैं सर फिर? अभी गूगल से निकालना। अच्छा, गूगल से भी निकाल लिया इतनी? टेन्योर होल्डर माने? टेन्योर होल्डर नहीं, टीनेंट कहते हैं उन्हें, काश्तकार जो खेती करता है उस पर। वो 229 में होगा शायद टेन्योर होल्डर। टेन्योर होल्डर का मतलब वही है कि एक लंबे समय से, जो उस पर शायद 10 साल है वो, अगर 10 साल तक कोई व्यक्ति किसी जमीन पर खेती कर रहा है, तो फिर उसको बेदखली नहीं की जा सकती उससे, उसका बेदखल नहीं किया जा सकता उसको उसकी जमीन से। आपको उसको कुछ देना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी बेदखली कर सकते हैं, उसकी सहमति से ही वो आपसे अपना राइट उस पर छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो काश्तकार है, जमीन उसकी जो उसमें श्रम कर सकता हो। ये सर सर आपकी आपकी आवाज नहीं आ वॉइस। सर रही। आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर। हाँ जी, चलिए ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको, अगले पॉइंट से लिखना। मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट वर एज फॉलोज, वर एज फॉलोज। स्थाई बंदोबस्त के, स्थाई बंदोबस्त के या स्थाई बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। ठीक है ना? सबसे पहले लिखना, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम जमींदार एंड रेवेन्यू कलेक्टर्स, जमींदार एंड रेवेन्यू कलेक्टर्स वर कंसीडर्ड एज लैंडलॉर्ड्स, वर कंसीडर्ड एज लैंडलॉर्ड्स या लैंड ओनर्स, लैंड ओनर्स लिखिए, वर कंसीडर्ड एज लैंड ओनर्स। जमींदार एवं, जमींदार एवं राजस्व वसूलने वालों को,
राजस्व वसूलने वालों को इसके अंतर्गत भूमि का मालिक मान लिया गया। भूमि का मालिक मान लिया गया। इट वॉज अ ग्रेट मिस्टेक It was a great mistake of Cornwallis, a great mistake of Cornwallis। यह कॉर्नवालिस की एक महान भूल थी। यह कॉर्नवालिस की एक महान भूल थी। As he equating zamindars in India with English landlords, जिसमें कि वे भारत में जमींदारों को अंग्रेजी जमींदारों के अंतर्गत मान रहे थे। अंग्रेजी जमींदारों के अंतर्गत मान रहे थे। ठीक है ना। अब इससे यह हुआ कि जो कल्टीवेटर्स थे या जिस पर जो खेती करते थे, जो किसान थे, वो केवल काश्तकार बन गए, टीनेंट्स बन गए। अब उनके पास कोई भूमिधारी अधिकार नहीं रहा। तो लिखिए इसको। नाउ द लैंड कल्टीवेटर्स merely became tenants। इस प्रकार अब कृषक मात्र काश्तकार बनकर रह गए। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना। देखो, गांवों में जो भूमि होती थी, आज भी वैसा है, अगर गांव से आप लोग बिलोंग करते होंगे तो बहुत सी भूमि नजूल भूमि होती है। नजूल भूमि, या उसे ग्राम समाज की भूमि कहते हैं, जी सर। या समाज भूमि कहते हैं उसे, जिसमें सब लोगों के समान अधिकार होते हैं उस भूमि पर। पहले भी होते थे लोग, उसमें क्या करते थे, अपने जानवरों को चराते थे और वहां से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते थे। ये अधिकार भी खत्म कर दिए गए। नजूल भूमि भी जमींदारों की भूमि मानी गई। अब जमींदार से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर किसी को अपने जानवरों को चराने ले जाना है तो वहां। तो ये पॉइंट इसमें और लिखना। राइट्स एट पास्चर लैंड्स फिर सेकंड पॉइंट में लिखना है, उसी में लिखना है। उसी में ही लिखिए। राइट्स ऑफ पास्चर लैंड्स एंड फॉरेस्ट्स were also given to landlords, ग्रामीण वन एवं चरागाह से संबंधित अधिकार भी जमींदारों को दे दिए गए।
ठीक है ना। अब अगले पॉइंट से लिखना है। इसमें एक बात तो हुई है, दूसरी चीज क्या थी, एक निश्चित मात्रा में लगान तय कर दिया गया जो कि पिछले 10 सालों की उपज का, औसत उपज का 50% होता था। इसे कैश में लेना निर्धारित हुआ और इसका 10th 11th हिस्सा जमींदार वसूल करके अंग्रेजों को देगा, 1/11 अपने पास रखेगा। तो लिखिए, अंडर परमानेंट सेटलमेंट, अंडर परमानेंट सेटलमेंट 10-year average of production, 10 years average production were considered, were considered and 50% of its production, and 50% of its production were fixed, were fixed as land revenue, as land revenue, which was paid in cash, which was to be paid in cash, ऐसा लिखना, which was to be paid in cash। पिछले 10 सालों की, पिछले 10 सालों की औसत उपज का आधा, पिछले 10 सालों की औसत उपज का आधा, औसत उपज का आधा भू राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया, भू राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया, जिसे कि, जिसे कि नगद रूप में, जिसे कि नगद रूप में प्राप्त करना था। जमींदार्स वुड कलेक्ट इट, जमींदार्स वुड कलेक्ट इट would collect it and 10th by 11th, 10th by 11, 10/11 लिख लीजिए, 10th/11, 10th/11 part of it, part of it must be paid, must be paid to Britishers, must be paid to Britishers up to a fixed date, up to a fixed date। ठीक है ना। अंग्रेजी में लिखिए, उपरोक्त राजस्व का 10/11 भाग, 10/11 भाग एक निश्चित तारीख तक, एक निश्चित तारीख तक अंग्रेजों को देना था, अंग्रेजों को देना था। एंड 1/11 ऑफ इट, एंड 1/11 ऑफ इट was to be kept, was to be kept by जमींदार itself,
वॉज टू बी केप्ट बाय जमींदार इटसेल्फ, तथा इसका 1/11वां भाग, तथा इसका 1/11वां भाग जमींदार को स्वयं के पास रखना था। ठीक है ना। अब ये जो फिक्स डेट थी, इसी के साथ सनसेट क्लॉज आती है। अगर सूरज डूबने से पहले पहले लगान जमा कर दिया जमींदार ने, तो जमीन ठीक है, उसी की है। नहीं तो फिर ऑक्शनिंग कर दी जाती थी उसकी, अगर वो नहीं कर पाता था तो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को फिक्स चाहिए था लैंड रेवेन्यू, जितना तय है उतना एक निश्चित डेट तक आना चाहिए। तो जमींदारों के अधिकार भी छीने गए। सनसेट क्लॉज ऐसी थी, कोई जमींदार निर्धारित समय तक नहीं दे पाया तो अगले दिन से ही उसके जमींदारी राइट खत्म हो जाते थे। तो लिखिए इसी में इस बात को, देयर वॉज अ सनसेट क्लॉज, देयर वॉज अ सनसेट क्लॉज इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में इस व्यवस्था में एक सनसेट एक सनसेट धारा भी थी, अंडर विच इफ जमींदार कुड नॉट पे द रेंट, if zamindar could not pay the rent up to the fixed date, up to the fixed date, his zamindari rights could be abolished. बल्कि इट्स लिखिए, इट्स जमींदारी राइट्स could be abolished, could be abolished, जिसके अंतर्गत यदि कोई जमींदार, जिसके अंतर्गत यदि कोई जमींदार एक निश्चित तारीख तक, एक निश्चित तारीख तक निर्धारित राजस्व जमा नहीं कर पाता था, तब उसके जमींदारी अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। ठीक है ना, जमींदारी अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। अब अगले पॉइंट से लिखना। तो एक इसमें ड्यू डेट थी, अगले पॉइंट से लिखना। अब देखो, इसमें रेंटल की कोई अपर लिमिट निर्धारित नहीं थी। जमींदार जितना चाहे किसानों से वसूल सकता है, अंग्रेजों को कितना देगा यह निर्धारित था, किसानों से कितना वसूलेगा यह निर्धारित नहीं था। इट कैन कलेक्ट एट विल, तो ये पॉइंट भी लिखिए इसमें अगले पॉइंट में। There was no upper limit, there was no upper limit of revenue collection, no upper limit of revenue collection from tenants by zamindar, from tenants by zamindar। जमींदार के पास या जमींदार के ऊपर, ऐसा लिखिए, जमींदार के ऊपर
किसानों से किसानों से लगान वसूलने की किसानों से लगान वसूलने की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। ठीक है, ये इसके बेसिक बेसिक फीचर्स थे। अब इससे हुआ क्या? अंग्रेजों को लाभ हुआ, लेकिन सीमित ही। तीन चीजों में तो उन्हें लाभ हुआ। एक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई, पॉलिटिकल सपोर्ट उनके पास हो गया जमींदारों का, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, उनको उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन पे 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जमींदार अपने आप करेगा। इस मामले में तो उन्हें लाभ हुआ, लेकिन हानि ये उन्हें इस मामले में हुई कि मान लो अगर किसी वर्ष फसल अच्छी हुई तो लगान ज्यादा वसूल करेगा जमींदार। ज्यादा वसूले गए लगान में से उनका कोई अधिकार नहीं था, अंग्रेजों का कोई हक नहीं था। जबकि राज्य का होना चाहिए हक, अधिकार राज्य का है। मान लीजिए अगर किसी वर्ष अच्छी फसल होती है तो रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि राज्य ने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा, इरिगेशन वगैरह का सिस्टम लगाया होगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अंग्रेजों को लाभ नहीं था। बाद में मार्टिन बर्ड नहीं, रीड और मुनरो ने, ये इनके खिलाफ थे कॉर्नवालिस के, रीड और मुनरो। इन्होंने मना भी किया था, पहले भी जमींदारी सिस्टम को मना किया था इन्होंने बंगाल में लागू करने के लिए, लेकिन ये माने नहीं। तो रीड और मुनरो ने फिर इसके अगेंस्ट में रैयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की दक्षिण भारत में। उसमें इन समस्याओं का समाधान कर दिया गया जो परमानेंट सेटलमेंट में थी। मतलब कर दिया गया, क्या प्रयास किया गया उनको ठीक करने का। तो अगले पॉइंट में आप लिखना इसमें, बाय दिस सिस्टम या बाय दिस रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स गेन्ड एट 3 लेवल। ब्रिटिशर्स गेन्ड एट 3 लेवल। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को इस व्यवस्था से अंग्रेजों को 3 स्तरों पर लाभ हुआ। 3 स्तरों पर लाभ हुआ। ठीक है, कौन कौन सा? एट फाइनेंशियल लेवल, एट, ऐसा लिखिए, एट द लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एट द लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता के स्तर पर, है ना। अब इसे मैं लिखवाऊंगा नहीं आगे, आप समझ जाओगे आप कि वित्तीय स्थिरता आ ही गई, क्योंकि अब निश्चित लैंड रेवेन्यू मिलना ही था। सनसेट क्लॉज थी, जमींदार नहीं देगा, जमींदारी बेच देंगे। दूसरा लिखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलैक्सेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलैक्सेशन, प्रशासनिक अनुकूलता। प्रशासनिक अनुकूलता, ठीक है ना। इसमें क्या था? अंग्रेजों को कुछ करना ही नहीं था, ना उन्हें लगान वसूलने के लिए लोग रखने थे, ना उन लोगों को सैलरी देनी थी, जमींदार खुद करता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलैक्सेशन भी उन्हें मिला। और तीसरा लिखिए, फॉर्मिंग। थर्ड लिखिए, फॉर्मिंग अ पॉलिटिकल सपोर्टिव क्लास। अ पॉलिटिकल सपोर्टिव क्लास, एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ, एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जिसने अंग्रेजों को जिसने अंग्रेजों को
राजनीतिक रूप से सहयोग किया, जिसने अंग्रेजों को राजनीतिक रूप से सहयोग किया। ठीक है, अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, नुकसान क्या हुआ। तो नुकसान ये हुआ कि जब फसल अच्छी होती थी, बढ़े हुए राजस्व में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी अंग्रेजों की। इसलिए मान लो 50 साल पहले 2 क्विंटल गेहूं का 100 रुपए मिल रहे थे, अब महंगाई तो लगातार बढ़ती है, अब 50 साल बाद भी 100 रुपए मिलेंगे, जबकि जमींदार 1,000 वसूलेगा। आप ये देखते होगे ना कि महंगाई हर साल बढ़ती है, चीजों के दाम बढ़ते हैं, गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, गेहूं ज्यादा कीमत पर बिकेगा, लेकिन सरकार को 100 रुपए देने हैं। तो जो बढ़ी हुई आय थी उसमें अंग्रेजों का कोई हिस्सा नहीं था, ये उनका नुकसान था। तो लिखिए इसमें अगले पॉइंट में, बट बाय परमानेंट सेटलमेंट, but by permanent settlement, slowly there was reduction in income, slowly there was reduction in income of the Britishers, परंतु स्थायी बंदोबस्त में, प्राप्त होने वाले राजस्व में, या अंग्रेजों को प्राप्त होने वाले राजस्व में धीरे धीरे कमी आई। बिकॉज इंग्लिश हैज नो पार्ट, या इंग्लिश हैज नो राइट, in the increased land revenue, क्योंकि बढ़े हुए राजस्व में अंग्रेजों की कोई भागीदारी नहीं थी। ठीक है, और अगले पॉइंट में लिखना, ये लास्ट पॉइंट भी है, दिस परमानेंट सेटलमेंट strengthened the government and जमींदार्स टू। स्थायी बंदोबस्त ने सरकार एवं जमींदारों को मजबूत बनाया, बट एट द सेम टाइम there was the devastation of peasantry, लेकिन इसी समय कृषकों की या किसानों की बर्बादी शुरू हुई। Now they converted as bonded laborers in their fields, अब वे अपने खेतों में ही
अब वे अपने खेतों में ही बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। ठीक है ना? ये परमानेंट सेटलमेंट कंप्लीट हुआ। अगला हेडिंग डाल लीजिए, रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे अगली क्लास में देखते हैं। कोई क्वेरी है, कुछ बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए। सर, परमानेंट सेटलमेंट में हाँ जो लैंड रेवेन्यू फिक्स होता था, हाँ। वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते थे ब्रिटिशर्स? नहीं नहीं, अंग्रेज नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए तो परमानेंट था, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं लाया जा सकता था। नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना ना, बिना चेंज होता था। 50 साल के लिए निर्धारित कर दिया गया था एक ही बार में। बाद में इसे परमानेंट ही कर दिया गया, 50 साल भी खत्म कर दिया गया था। इसीलिए तो रैयतवाड़ी को लेके आए फिर ये दक्षिण भारत में। जब इनको अपनी भूल का एहसास हुआ तो इन्होंने कोशिश की इसे दूर करने की और रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किया। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए ठीक है सर फिर। हाँ जी। सर जमींदार अपने रक्षा की आपको सेना रख सकते थे? हाँ, लठैत रखते थे। आपने पुरानी मूवी नहीं देखी 1960 की? जमींदार अपने लठैत रखते थे और ये किसानों से जबरदस्ती खरीद लेते, वो छीन लेते थे, है ना? इसीलिए जमींदार जो होते थे वो शोषणकारी वर्ग था, एक पैरासाइट क्लास कहा गया है इसे, परजीवी वर्ग। चलिए ठीक है, फिर अब कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।